कमाल देखिए जियोपॉलिटिक्स का। जिस रशिया के खिलाफ ये खड़े हुए थे, आज उनसे दोस्ती है। जिस पाकिस्तान ने उन्हें शरण दिया, उनसे दुश्मनी है। कि 9/11 अगर नहीं होता तो पाकिस्तान के मंसूबे बहुत हद तक सक्सेसफुल थे। कोई भी आईएसआई चीफ जाता है तो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी फोटो क्लिक करा के सब जगह सर्कुलेट कराएगा। मतलब ही ये था कि हमने ये कराया है। यूएस के सामने तो वो नहीं लेना चाहते होंगे क्रेडिट। शायद यही एक वजह थी कि यूएस को ये पसंद नहीं आया। तो पाकिस्तानी आर्मी का एक हमेशा से एक मंसूबा रहा है। वो अपने आप को सबसे पावरफुल कंट्री मानते हैं पूरे इस रीजन में। कातिलाना हमला हुआ मुशर्रफ के ऊपर भी 1-2 बार। जिस आइडियोलॉजी पे आपने देश बनाया और जो आप करते हो जियोपॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी में यहाँ पे कंटेस्टेशन है। तो अगर मैं ये पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ कि भाई हिंदू एक प्रॉब्लम है, ये ज्यूज एक प्रॉब्लम है, क्रिश्चियंस एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो बोलते थे अंग्रेज और हिंदू कोलैबोरेटर्स थे इस्लाम के खिलाफ, तभी हमको चाहिए था एक अलग देश। कि भाई अफगानिस्तान वाला तालिबान और वो तालिबान जो पाकिस्तान में रहता है, जी, ये केवल स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। नहीं है। ये खून की बात है, रिश्तेदारी की बात है, ये कबीलाई बात है। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि, और पाकिस्तान भी कह रहा है बाय द वे, कि खेल इंडिया रहा है। लेकिन आप ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरा काम है। आईएएस में जो लोग शामिल होंगे वो कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। हाँ, नहीं आएंगे। वो सीरिया से नहीं आने वाले हैं, है ना, वो इराक से नहीं आएंगे, वो यहीं के लोग होंगे। तो फिर तो क्या नहीं मुमकिन है। तो जैसे तालिबान आया, कभी आईएस भी आ सकता है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर पाकिस्तान के अंदर और टेररिज्म होगा। इफ यू मेस विद अस देयर विल बी अ प्रॉब्लम। पिछले हफ्ते देश की राजधानी दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हम हिंदुस्तानी जो आतंकी हमलों को धीरे धीरे भूलने लगे थे, अचानक सारी यादें ताजा हो गईं। इस बॉम्ब ब्लास्ट के एक दिन बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी ब्लास्ट हुआ। वहां 20 लोग घायल हुए, 12 मारे गए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीधे तौर पर इस बम धमाके के लिए जिम्मेदार ठहराया अफगानिस्तान को और यह भी कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग अब सिर्फ डूरंड लाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान में अंदर आ चुकी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स परेशान हुए क्योंकि सबने कह दिया था कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति है, अब वो रुक जाएगी, क्योंकि इस्तांबुल में बातचीत हुई थी, दोनों पक्ष सीज फायर पर सहमत हुए थे। लेकिन इसके बावजूद ये धमाका हुआ। अब जब ये धमाका हुआ तो इसके बाद फिर से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया अफगान लड़ाकों ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने। भारत में जो ब्लास्ट हुआ, हमें साफ तौर पर पता है, एक लंबी हिस्ट्री है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तार जुड़े होते हैं। हम बहुत बार पाकिस्तानियों से कहते रहे हैं कि इनसे जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें हमारे हवाले कर दें। पाकिस्तान मानता नहीं है। अब यही कहानी पाकिस्तान के साथ होने लगी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार से, जिसे अब वो रिजीम कहने लगे हैं, उन्हें कहते हैं कि हमारे यहाँ बम धमाके करने वालों को हमें सौंप दो। लेकिन अफगान भी उनसे वैसे ही सबूत मांग रहे हैं, वैसे ही गवाह मांग रहे हैं, वैसा ही इंटेलिजेंस शेयर मांग रहे हैं जैसा पाकिस्तान भारत से मांगता रहता था। और ये सब करते करते कहते कहते टालता रहता था चीजों को। तो अब जिस बात से हम पीड़ित थे, यानी हिंदुस्तानी, उससे पाकिस्तान पीड़ित दिखने लगा है, उसे उसी की दवाई का स्वाद मिलने लगा है। पर हुआ क्या है? जब तालिबान इक्तदार में आया था, यूएस फोर्सेस गई थीं, तब तो इमरान खान ने इसे अपनी भी जीत बताया था और सेलिब्रेट किया था। इनफैक्ट मुझे याद है वो तस्वीरें जब एक ही महीने बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि तालिबान के नेताओं से मिलने गए थे, उन्हें बधाई देने गए थे। तो फिर क्या हुआ? इतनी जल्दी, इतनी तेज, इन 2-3 सालों में इन दोनों देशों के बीच संबंध खराब क्यों हो गए हैं? बात यहां तक क्यों आ पहुंची है कि काबुल तक पाकिस्तान धमाके कर रहा है, हमले कर रहा है? और ये क्या हुआ कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्ती गहराती चली गई? तो आज इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे हमारे साथ एक ऐसे प्रोफेसर साहब जो पहले भी आए थे, हमारे मेहमान थे, श्रीलंका पर हमने बात की थी, प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी। आप आईआर पढ़ाते हैं और मेजरली बॉर्डर स्टडीज पढ़ाते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में। तो आज जो है सर, कहानी बॉर्डर की ही है। डूरंड लाइन को लेकर मेरा ख्याल है 1893 में ये लाइन खींची जी, और उसके बाद से लेके आज तक डिस्प्यूट है। दोनों मुल्क एक दूसरे से एकदम खफा रहते हैं। अफगानी तो मानते ही नहीं है उस लाइन को, है ना। तो मैं चाहता हूं बात यहीं से शुरू हो, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा और समझा है, बाकी तो आप बताएंगे, जड़ यही बॉर्डर है।
देखिए, ये बॉर्डर एक बड़ा ही डिस्प्यूटेड बॉर्डर रहा। 1893 में जब इसको बनाया भी गया, तो बनाया ब्रिटिश को जब हिंदुस्तान में इंटर किए, तो उनको लगता था कि ये उनका एक बहुत बड़ा मतलब एक प्राइज पोजेशन इंडिया है, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई और दखलंदाजी करे। उनको डर लगता था कि रशिया आ सकता है, और वो एक बफर जोन बनाना चाहते थे। अफगान्स कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहे, तो वो अंग्रेज़ों के साथ समझौते करते थे, लेकिन समझौते मानते नहीं थे। अल्टीमेटली मिस्टर ड्यूरेंट ने, ये जिनके नाम पर ये बॉर्डर हेनरी बना, डूरेंट शायद। हेनरी ड्यूरेंट, वो गए और उन्होंने कुछ अपना करके ये बॉर्डर मनवा लिया। शायद उनको भी वो मार देते, लेकिन वहाँ से निकलने में वो सक्षम रहे। तो ड्यूरेंट लाइन उन्होंने मानी, अंग्रेज़ों ने। अफगान्स ने इसको शुरू से ही, बनने के बाद से इसका विरोध करना शुरू हालांकि किया। तब के अमीर ने तो मान ली थी, मान लिया था, लेकिन लोग नहीं मान रहे होंगे। हाँ, और लेकिन अमीर का भी नेक्स्ट डे के बाद उसके भी चेंज हो गया उसका पोजीशन उस पे। पैसे वैसे लेके उन्होंने अपने जो भी किए, लेकिन नेक्स्ट डे से उनकी पोजीशन चेंज हो गई। जी। अब ये ड्यूरेंट लाइन का प्रॉब्लम यह है कि जो पश्तून कम्युनिटी है, अंग्रेज़ों ने जो भी यहाँ पे लाइंस बनाई, हम लोग एक ही पार्टीशन के बारे में जानते हैं, लेकिन कई सारे पार्टीशंस हैं। मिथिला को बांट दिया, इसी तरह से यहाँ पर बंगाल बांट दिया। बंगाल बांट दिया। यहाँ पर ड्यूरेंट लाइन खींच के उन्होंने पश्तून्स को 2 कम्युनिटी में बांट दिया, और अंग्रेज इसको हमेशा मानते रहे। जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने भी उसको ही अपना नेचुरल बॉर्डर माना अफगानिस्तान के साथ। लेकिन उस समय अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन के ही सवाल पर उनका ये मानना था कि ये लाइन आर्टिफिशियल है, ये हमारी नेचुरल लाइन नहीं है, ये हमारे बॉर्डर्स नहीं है। अब वो लाइन हमेशा से एक प्रॉब्लम का सबब रही दोनों देशों के बीच में। अफगानिस्तान की ऐसी इतिहास रहा कि 79 में जब सोवियत्स आए, तो अल्टीमेटली मुजाहिदीन्स को पाकिस्तान की से बहुत सपोर्ट लेना पड़ा। लेकिन एक ताजुब की बात यह है कि ओवर द ईयर्स, चाहे जो भी पाकिस्तान में शरणार्थी रहा हो, या मदद ले रहा हो, या आर्मी से मदद ले रहा हो, लेकिन किसी ने भी ड्यूरेंट लाइन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, इंक्लूडिंग तालिबान। जो कि तालिबान अगर शायद पाकिस्तान ना होता, ISI ना होता, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने भी ड्यूरेंट लाइन को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये मसला एक बहुत पुराना मसला है, अनरिजॉल्व मसला है, और ये अगर कोई ये सोच ले कि ड्यूरेंट लाइन अफगान्स आगे 10 साल में मान लेंगे, 20 साल में मान लेंगे, ये नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान को लगता है कि वही इनका नेचुरल बॉर्डर है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अफगान्स आते जाते हैं, उनके संबंध हैं दोनों साइड्स में, शादियां होती हैं, वहाँ की एक बॉर्डर इकोनॉमी है जो चलती है, और पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। ये सबसे बड़ी वहाँ पर दिक्कत है। अच्छा, ड्यूरेंट लाइन के जो शिकार हैं, जो पीड़ित हैं, वो सिर्फ अफगान नहीं है, बल्कि बलूच भी हैं। जी, मैं ये मानूं क्या, जो लोग ज्योग्राफी नहीं समझते, कि बलूच लोग और पठान लोग, जिन्हें हम पश्तून भी जानते हैं, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में रहते थे, और उनके बीच में एक लाइन खींच दी गई। जी, तो ऐसा भी हुआ होगा कि जिन गांवों के आपस में बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, कस्बों के संबंध रहे होंगे, चाचा ताऊ मौसा मौसी मामा संबंध रहे होंगे, वो कुछ लोग इधर बट गए होंगे, कुछ लोग उधर बट गए होंगे, और क्या इसीलिए वो मन से नहीं मान पा रहे इस लाइन को? नितिन, ये बिल्कुल ही जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में लाइन है, मधेश जिसे हम कहते हैं, और हम कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है। कुछ ऐसे ही हालात, सिचुएशन वहाँ पर भी है। दोनों तरफ शादियां होती हैं, लोगों के अगर कुछ डेथ हुई तो इधर से उधर लोग जाते हैं। बलोच का एक अलग ही प्रॉब्लम है। बलोच ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट माना ही नहीं। वो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, उनका नेगोशिएशंस चल रहे थे, लेकिन जिन्ना साहब ने, उनके जो लीडर थे, उनको पकड़ करके इसको मनवा लिया। तो बलोच में तो एक हमेशा से एक अलग, मतलब ये 71 बांग्लादेश के पहले की बात है। बलोच हमेशा से अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते रहे। पश्तून्स का प्रॉब्लम यह है कि जब आप उनको 2 भागों में बांट दिया आपने, और पश्तून्स के बारे में हमें समझना पड़ेगा, उनके यहाँ ट्राइबल कोड्स बहुत स्ट्रांग हैं। अगर एक पश्तून दूसरे पश्तून के घर पहुंच गया, तो वो उसको मतलब हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो भले ही उनका नेशनल डिवीजन हो, लेकिन जो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी है वो उनको जोड़ती है।
और कोई भी सरकार हो या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, वो उनका इस आइडेंटिटी को नहीं तोड़ सकता। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट अफगान जो एथनिक कम्युनिटी पर बड़ा स्टडी है उनका, उन्होंने लिखा कि पश्तून्स का जो सर्किल्स है वो पहले उनकी कम्युनिटी है, फिर परिवार है, और फिर वो खुद को मानता है। तो नेशनल आइडेंटिटी से वो अपने मतलब आप को स्टेट का आइडिया उस तरह से पेनिट्रेट कर नहीं गया सोसाइटी को। आज तक नहीं किया है। तो उनको लगता है कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो पहले परिवार आएगा मेरे साथ, फिर मेरी कम्युनिटी आएगी। तो वो स्टेट से उतना अपने को रिलेट नहीं करते हैं। तो उनको आप स्टेट स्ट्रक्चर में बांधना चाहते हैं, वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। उनका मॉडर्नाइजेशन हो आज से 50-60 साल के बाद क्या हो वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल वहां पे ऐसा होता नजर नहीं आता है। आपकी बात से मुझे ये भी याद आया बलूच वाली से कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो पठानों के बड़े नेता थे, सीमांत गांधी कहा जाता था, और गांधी के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया। वो आखिर तक भी 47 तक भी वो और उनके पठान समाज के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मिलने को तैयार नहीं थे। तो मुझे बलूच से याद आया कि ये वाली प्रॉब्लम तो फिर उधर भी थी। वो भी पाकिस्तान का जो आइडिया था स्टेट के तौर पर उसे कभी स्वीकार कर नहीं पाए। तो ये आज भी है। पाकिस्तान का एज अ आइडिया जो स्टेट का है उसको बहुत लोग स्वीकार नहीं कर पाए। सिंधी नहीं कर पाए। सिंधिस्तान की बात, वो तो स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ, इतने वक्त से सत्ता में इस्लामाबाद की। जो सिंधी के सबसे बड़े नेता थे उस समय के, उन्होंने सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान का वो रिजोल्यूशन लाए थे, लेकिन बाद में उन्हें प्रॉब्लम हुई और उन्होंने सिंधिस्तान नाम से किताब लिखी, जो आपको अवेलेबल है, आप गूगल पे आप देखेंगे तो मिल जाएगी। और उनका भी था कि ये लैंग्वेज इशू, क्योंकि जो यहाँ से जो पार्टीशन से लोग गए वो सिंध में सेटल होना शुरू हुए। सिंधीज को पहले लगा कि पार्टीशन के बाद उनका ही मेजर कंट्रोल होगा, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग आए, और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने से। अगर आप पार्टीशन के पहले का पाकिस्तान देखें तो वहाँ पे उर्दू नहीं है, वहाँ पंजाबी है, वहाँ पश्तो है, वहाँ सिंधी है, सराइकी है, और एक बारगी आप उर्दू लेके आते हैं। तो उसका विरोध था वहाँ पे। सिंधीज को लगा कि हमारी लैंड पे तो मुहाजिर्स आ गए, और इसीलिए वहाँ पे बहुत बड़ा एक मूवमेंट भी चला है सिंधियों का, उसके बाद मुहाजिर्स का। तो कराची भी डिस्टर्ब रहा है, बलोच भी डिस्टर्ब रहा है, और ड्यूरन लाइन के आसपास की जगह भी डिस्टर्ब रही है। तो फिर पाकिस्तान एज ए स्टेट जो है उसका सबसे बड़ा फायदा तो शायद सिर्फ पंजाबियों को हुआ। वहाँ के पंजाबीज को हुआ डेफिनेटली, जो बाद में यहाँ से सेटल होके गए। पहले लगता था मुहाजिर्स को कि हमने पाकिस्तान क्रिएट किया है, और जिन्ना हो चाहे लियाकत अली हो, उनको लगता था कि हम पावरफुल हैं, हमने जिन्ना खुद मुहाजिर हुए उस हिसाब से। हाँ, तो उनको लगता था ये स्टेट हमने क्रिएट किया है। बट अगर आप पंजाबीज को वहाँ पूछेंगे या बंगालीज को जो यहाँ पे थे ईस्ट पाकिस्तान में, उनको लगा कि हमारे ऊपर एक इम्पोजिशन आ गया। वो उनको जिस तरह से एक फेडरल स्ट्रक्चर की वो उन्होंने सोचा होगा, उसमें कोई भी रियायत जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी थी उसने नहीं दी। और ये तमाम सारे जो अंदर के प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि टेररिज्म है, एंटी इंडिया एक अपना वेव बना के रखो, एक हमेशा एक स्ट्रक्चर बना के रखो, और उसके ज़रिए वो हमेशा वहाँ की पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सोसाइटी कंट्रोल करती है, और नेशनलिज्म भी वहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्यूरन लाइन का विवाद मैं समझ रहा हूँ, इसके बावजूद उनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। इनफैक्ट चाहे सोवियत यूनियन वाला मामला हो और उसके बाद अमेरिका का मामला हो, दोनों में पठानों को जिस तरह की शरण मिली पाकिस्तानी इलाकों में, उसे तो कोई भूल नहीं सकता। वहीं से वो ऊर्जा पाकर बार बार लड़ते रहे अफगानिस्तान में घुसकर, है ना, गुरिल्ला वॉर करते रहे। फिर हुआ क्या है, क्या ड्यूरन लाइन वाली बात को उसी तरह से डील नहीं किया सकता जैसा भारत और चाइना भी तो अपने बॉर्डर को उस तरह डील करते हैं। मुझे अच्छे से याद है 47 में यही हमारे साथ हुआ है। चीन की तरफ से वो मैकमोहन लाइन खींची गई, जैसे चीन मानता नहीं था। चीन का कहना है कि हम तो जी साहब बहुत ही मजबूर थे जब साइन हुआ है, तो आइए फिर से बात कर लें। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, पंडित नेहरू ने बात नहीं भी की, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी थी। लेकिन उस तरह का कोई बहुत मतलब 62 आते आते तक तो हम कुछ 65 आते आते कुछ देख नहीं रहे हैं डिस्टर्बेंस। तो क्या अफगान और पाकिस्तान के बीच में कभी भी कोशिश ही नहीं हुई क्या कि होने दो ड्यूरन लाइन को, अपनी जगह है लेकिन अच्छे से रहते हैं?
देखिए पाकिस्तान, आपको ये समझना पड़ेगा, एक बड़ी अच्छी किताब है सलीम शहजाद की। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उनको मर्डर हो गया। एक अच्छी किताब लिखी, उसका टाइटल है बियॉन्ड 9/11, सलीम शहजाद। अ, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या चल रहा था पाकिस्तान में जब ये 9/11 हो गया। अ, तो पाकिस्तानी आर्मी का एक हमेशा से एक मंसूबा रहा है, और वो अगर आप देखें तो हमेशा वो उस तरह के आर्टिकुलेशंस करते रहे हैं। वो अपने आप को सबसे पावरफुल कंट्री मानते हैं पूरे इस रीजन में, खास करके जहाँ पे इस्लामिक आइडेंटिटीज है। और उनका ये मंसूबा है कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करें, और अगर आप अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे तो आप सेंट्रल एशिया के बहुत सारे रिपब्लिक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप उधर ईरान, वेस्ट एशिया की तरफ जा सकते हैं। तो वो एक ऐसे तरीके की संरचना चाहते हैं अफगानिस्तान में, पॉलिटिकल, जो प्रो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान द्वारा संचालित हो। अब अफगानिस्तान के अंदर जो आपने बात कही, चाहे वो सोवियत संघ के समय रही हो, अब उनका दिक्कत ये है कि अमेरिकन ने जो बेसिस बनाए सोवियत से लड़ने के लिए, वो पाकिस्तान के थ्रू ही वो तमाम चीज़ें गई। तभी जनरल जिया को लगता था कि हम इसे कंट्रोल करेंगे, आज नहीं तो कल। कल तो अमेरिकन जाएंगे, सबको पता था कि अमेरिकन यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। लेकिन वो चीज़ कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुई। तालिबान जब आए वापस, तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज उस तरह से नहीं किया। वापस 9/11 हुआ, और इनफैक्ट सलीम शहजाद लिखते हैं कि 9/11 अगर नहीं होता तो पाकिस्तान के मंसूबे बहुत हद तक सक्सेसफुल थे, और अमेरिकन के आने से उनको डिस्टर्बेंस हो गया वहाँ पर। तो वापस से तालिबान वापस आए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान को सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट कर रही थी, तालिबान को वहाँ के पश्तून्स का भी सपोर्ट था, जो उनको अपना बिरादरी भाई समझते मानते हैं। हैं, हाँ। हाँ, बिरादरी जो अपना मानते हैं। हाँ, सोसाइटी का भी सपोर्ट है, हाँ, सिर्फ आर्मी का नहीं है। आर्मी का नहीं है। तो अगर पाकिस्तान चाहता भी तो भी नहीं रोक सकता था इनको, कि अगर आप पूरा उधर ही ढकेल दें, ये पॉसिबल नहीं था। और कहीं ना कहीं वो लालच पाकिस्तानी आर्मी में हमेशा रहती है कि अगर हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे तो हम सेंट्रल एशिया के अंदर और तमाम जगह एक बड़ी पावर बन जाएंगे। अब देखिए, जब तालिबान वापस आए अमेरिकन के जाने के बाद, तो इमरान खान ने इसको अपनी विक्ट्री बोली। ये तालिबान को अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज, तालिबान के अंदर थोड़े अपने डिस्टर्बेंस चल रहे थे उस समय, कौन बनेगा, क्या मिनिस्टर बनेंगे। उस समय आईएसआई चीफ, एक वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एक होटल है, वहाँ पे वो कॉफ़ी पी रहे थे, और वो पिक्चर पूरे वर्ल्ड में गई। फैज़ हमीद, सितंबर 2021। जी। अब कोई भी आईएसआई चीफ जाता है तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी फ़ोटो क्लिक करा के सब जगह सर्कुलेट कराएगा। वो सर्कुलेशन का मिलता जाके मतलब ही ये था कि हमने ये कराया है। वो एक दिखाना चाहते थे, क्रेडिट दिखाना। किसके सामने? तालिबान और दुनिया को। यूएस के सामने तो वो नहीं लेना चाहते होंगे क्रेडिट। शायद यही एक वजह थी कि यूएस को ये पसंद नहीं आया, या लेना चाहते थे, क्योंकि इमरान खान की सरकार थी, वो नवाज शरीफ की तो थी नहीं। जी, लेना चाहते थे। और तो ये दो लोगों को नागवार गुजरा। एक वॉशिंगटन को, उनको ये पसंद नहीं आया। दूसरा तालिबान को, क्योंकि तालिबान का ये खुद की लड़ाई थी। उनका मानना था कि हमने सेक्रीफाइस किया, हमने जीता, आपने भले सपोर्ट किया हो, लेकिन जीत तो हमारी, लड़ाई तो हम फ्रंट पे तो हम लड़ रहे थे। तो इन्होंने ये जो चाय पिया, उसको लेके भी वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, और उससे दो चीज़ें हुई। एक, अमेरिकन का इमरान खान को लेके प्रॉब्लम शुरू हो गया, और तालिबान का अपना शुरू हो गया। तीसरी चीज़ हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP, वो देवबंदी आइडियोलॉजी के साथ है, पश्तून्स हैं उसमें मेजॉरिटी, और उनका लिंक, मतलब वो भी बिरादरी है बेसिकली। तो अब तालिबान जो है, हमें समझना पड़ेगा कि आइडियोलॉजिकली तालिबान बने कैसे हैं। जो एक ओवरऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और तालिबान ये डिफरेंट, अलकायदा और तालिबान एक डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तालिबान अफगान्स हैं, और वो उसको अपनी ज़मीन मानते हैं। वो सोवियट्स को नहीं चाहते थे, वो अमेरिकन को नहीं चाहते थे। वो ट्राइबल कोड है उनका, अपना इस्लामिक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है, उसमें है, लेकिन वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं किसी तरीके का। पाकिस्तान उसके अंदर इंटरफेरेंस करना चाहता है, वो मानेंगे नहीं। TTP को वो अपने से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो TTP को अलग करते हैं, देन तालिबान का अस्तित्व ही नहीं बचता है, क्योंकि वो पश्तून्स हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं सिंपल कि भाई अफगानिस्तान वाला तालिबान और वो तालिबान जो पाकिस्तान में रहता है, जी, ये केवल स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है,
ये खून की बात है, रिश्तेदारी की बात है, ये कबीलाई बात है। बिल्कुल और बिल्कुल उसमें जो कबीला है वो प्रथम है। बिल्कुल तो स्ट्रेटेजिक एक बार टूट भी जाता, हाँ लेकिन अब इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि उनकी लड़ाई इनकी है, इनकी लड़ाई उनकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक ट्राइबल सेंस ऑफ अटैचमेंट है जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब उसके लिए आपको तालिबान को ब्रेक करना पड़ेगा। तीसरी एक बड़ी अहम बात है जो पाकिस्तान की गलती होती है, जब अमेरिकन आए, अब देखिए अफगानिस्तान में लड़ना है, अमेरिकन आए तो उनको नॉर्दर्न अलायंस से सपोर्ट मिला, उनको ताजिक से मिला, उनको हजारात से मिला, उनको और सारी जो कम्युनिटी थी उससे मिला। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि वो अमेरिकन को सपोर्ट करेंगे ताजिक, लेकिन ताजिक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे अपने पश्तून के खिलाफ। तो पश्तून ताजिक इनके अपने डायमेंशंस हैं, इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। नॉर्दर्न अलायंस इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया के साथ वो चले जाएंगे, यूएस के साथ चले जाएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। तो ये भी एक डायनेमिक्स है जो मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान के के साथ तो सबको समस्या है। हाँ, अफगान्स वहाँ को है। हाँ, वहाँ कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो पाकिस्तान के साथ चला जाए। मतलब पश्तून्स उनके लिए सिंपैथेटिक हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई उनके साथ जाए या उनके अंडर, जो पाकिस्तान चाहता है, साथ तो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमारे कंट्रोल में रहे, वो कोई नहीं रहने वाला। वो नहीं रहने वाले। ये बताइए कि जब ये आपस में गोलीबारी हो रही थी दोनों के बीच में, ये भागा भागा कतर आया कि हम शांति करवाते हैं, फिर दौड़ा दौड़ा इस्तांबुल भी आया, जी, है ना। इनके क्या स्वार्थ हैं? देखिए इनके स्वार्थ, कतर तो बहुत पहले से तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है। एक तो सारी ये पीस टॉक्स वहीं होती हैं, वहीं सारी होती डील वहीं होती हैं। अमेरिकन के साथ भी वहाँ पे है, तो उनके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनके चैनल्स हैं। इस्तांबुल का जो इंटरवेंशन है वो पाक के द्वारा संचालित हो सकता है। पाकिस्तान और इस्तांबुल अभी लगातार कोशिश ये कर रहा है, टर्की खास करके, कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर एक लीडर बन के उभरे। वहाँ पर भी अपने तमाम तरह के डायनेमिक्स वेस्ट एशिया के अंदर है, उसमें वो पाकिस्तान को भी एक अपना उस तरीके से एक अलायंस या एक जूनियर पार्टनर की तरह वो देखते हैं। तो उसमें पाकिस्तान को जब ट्रबल था तो वो एक उस इस्लामिक उसके तहत वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए तालिबान को ना कतर मना पाया और ना ही इस्तांबुल मना पाया, खास करके इस बात के लिए। देख, पीस डील तो वहाँ वैसे तो कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान टीटीपी को चाहता है और ये टीटीपी को नहीं देंगे, ये एक सवाल है। मैं रोक के पूछ रहा हूँ जी, इनके हाथ में भी है। अफगानिस्तान के तालिबानों के कंट्रोल में टीटीपी है भी। नहीं, देखिए कंट्रोल वो एक बिरादरी है। हाँ, अब जैसे वहाँ का लीडरशिप अगर तालिबान का बोले कि हम इनको छोड़ दे रहे हैं, तो वो एक दगाबाजी की तरह देखा जाएगा, एक ट्राइबल कोड के अंदर, कि आपने धोखा दिया अपने ही लोगों को। और जो तालिबान क्रिएट ही हुआ है वो सिर्फ उसके पीछे इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं, वो ट्राइबल आइडेंटिटी भी है। तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद वन ऑफ योर आइडेंटिटी। ओके। तो उनको नीचे उनका जो बेस है उसमें उनको प्रॉब्लम होना शुरू होगी, और वो ये नहीं करेंगे। मतलब अभी तो नहीं करेंगे, अब आगे बहुत सालों के बाद बहुत मॉडर्नाइज हो जाए, चीज़ें दूसरे तरह से चलने लगे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाल फिलहाल वो ये नहीं कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं तालिबान सुन लेगा किसी की भी, बैठ जाएगा किसी टेबल पर, लेकिन वो मानने तो नहीं वाला है, इन लोगों को हैंडओवर नहीं करेगा। देखिए वही आप जो कह रहे हैं कि इनके हाथ में ही नहीं है, मतलब हैंडओवर आप कैसे कर देंगे? तो जो फिर चाहता क्या है टीटीपी? उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो तालिबान का है कि तालिबान वहाँ का पर- तो ये था हाँ, कि अफगानिस्तान को हम अपने ढंग से चलाएं, ये हमारा मुल्क है, कोई बाहरी ताकत यहाँ क्यों रहे? भाई पहले हम सोवियत से लड़े, अमेरिका से भी इसलिए लड़े क्योंकि वो बाहर से आए थे, और अगर पाकिस्तान लड़ेगा हमसे, यहाँ दखल देने, हम उससे लड़ेंगे। तो अफगानिस्तान वाले तालिबान को लेकर तो हमें क्लैरिटी है वो क्या चाहता है। ये टीटीपी क्या चाहता है? देखिए टीटीपी का जन्म जो हुआ वो 2007-2006 के बीच हुआ, जब मुशर्रफ साहब ये सब थे जी। और वो प्रो यूएस से लड़ाई कर रहे थे। अब लाल मस्जिद का केस आपको याद होगा कि बहुत लाल अच्छे से। मस्जिद में वहाँ पे बड़ा एक वो हुआ, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को लगा कि भाई इनको तो हम पालते थे और ये हमसे ही अटैक कर रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। मुशर्रफ के ऊपर बयान भी है उंनके। हाँ कातिलाना हमला हुआ, मुशर्रफ के ऊपर भी 1-2 बार मारने की कोशिश की। स्वात वैली जो उनमें थी, एक आध बार तो उन्होंने अपनी किताब में श्रेय भारत की इंटेलिजेंस को दिया है कि उसने मेरी जान बचाई बता के हाँ कि हमला बिल्कुल होने वाला है। बिल्कुल उनके ऊपर हमला था, उसको मारना चाहते थे। स्वात वैली जो है ये पूरी, जो
उनके कैपिटल से बहुत दूर नहीं है, उस पर कब्जा था ये तहरीक तालिबान का ही। उन्होंने कब्जा कर लिया था 2007 से मेरे ख्याल से 2009 के बीच में, ऑलमोस्ट उनका ही वहाँ पे पूरी अदालतें लगने लगी थी, वो हाँ। आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद सेना हारती हुई पीछे हट रही थी पाकिस्तान की, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर किया था बिल्कुल, इनके उनका साथ। कहना था जितना आपने जीत लिया वहां चला हाँ, लो आप, पर आगे जी, मत बढ़ो कम से कम। जी। तो इतना मजबूर कर दिया था कि उनको नेगोशिएट करना पड़ा था इनके साथ, आर्मी को, जो आज शायद लोग भूल गए हैं। तो वो उस समय उनको लगा कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये कोलैबोरेटर है अमेरिकन्स के साथ, और वो उनको नागवार गुजरा, क्योंकि आपने जो सोसाइटी बनाई अपने यहाँ, वो तो आपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बनाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार, मैं सन भूल रहा हूँ अभी, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुआ। अटैक पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये कहते हुए कि अमेरिकन्स ने मक्का मस्जिद का सीज में एक पार्टिसिपेट किया हुआ है, एक रूमर बना और उसको लेके अटैक हुआ। अभी आप देखिए तो लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जो उनका तंजीम है वो आके अमेरिकन एम्बेसी को घिराव करना चाहते थे, क्योंकि वो पैलेस्टीन के इशू पर। तो पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू हो और जो इस्लामिक लॉ हो वो तालिबान जैसा लॉ हो। अच्छा, और ये लोग बेईमान लोग हैं, ये अमेरिकन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो आपने जो बीज बोए हुए हैं ये उसी बीज के फल हैं। तो इतना आसान नहीं है, इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत है। अगर आप इतिहास देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ 2007 ऑनवर्ड्स, तो तहरीक तालिबान यही चाहता है कि वहाँ पर जो इस्लामिक कानून है वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में चाहता है या वो इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान में चाहता पूरे है? पाकिस्तान में चाहता है। और उनके पास कई सारी तंजीम्स हैं वहाँ पर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी लाहौर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, वो लोग आ रहे थे इस्लामाबाद में, तो और उसमें अमेरिकन एम्बेसी ने अपना खुद का एक एडवाइजरी इशू किया अमेरिकन्स को कि जो भी पाकिस्तान के अंदर है वो थोड़ा संभल के रहे, उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, सोसाइटी, आर्मी और फंडामेंटलिस्ट का। जो पाकिस्तान चलाते हैं, आर्मी हो या सरकार हो, उनके संबंध अमेरिका से बहुत बढ़िया है। और जो लोग हैं या जो सरकार के अलावा संगठन है, जी, अगर मैं कहूँ कि सिविलियंस के संगठन है ना, वो अमेरिका को पसंद नहीं करते। ये कैसे घटा है? देखिए, पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास समझना पड़ेगा। पाकिस्तानी आर्मी, मतलब मैं अगर थोड़ा उनको पॉजिटिवली देखूं, अगर वो नहीं होते शायद पाकिस्तानी आज जैसा है वैसा नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो उन्होंने यूनिफाई किया अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में और एंटी इंडिया एक बना के। इट्स नॉट अबाउट मियरली अबाउट कश्मीर, उनको मतलब वो कुछ ना कुछ एंटी इंडिया उनका कैंपेन रहेगा हमेशा। पर एंटी इंडिया अगर आपको करना है तो अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए वो अमेरिका के साथ गए, अमेरिका से उससे मदद लिया बहुत सारी। फिर अमेरिकन से जब उनका प्रॉब्लम हुई थोड़ा बैलेंस करने के लिए वो चाइना के पास चले गए। तो ये एक ऐसी आर्मी है, इफ़ यू पे देम, इफ़ यू गिव देम एटलीस्ट सम अश्योरेंस कि भाई हम आपको मजबूत रखेंगे, और वो मजबूत सिर्फ विज अविज इंडिया होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे तो कोई दुश्मन नहीं है, तो वो अपने आप को एक दुश्मन इंडिया को बना के रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो अमेरिकन्स के साथ, और अमेरिकन्स का मतलब अमेरिकन्स के ऊपर उनका एक थोड़ा सा एहसान है कि वो 79 में जब अमेरिकन चाहते थे कि सोवियत का वियतनाम अफगानिस्तान बने, उसमें बड़ा रोल इनका है। तो आईएसआई और सीआईए के बीच में काफ़ी कोलैबोरेशंस थे उस समय में। इनके जो तमाम सारे सेना नायक थे वो अमेरिकन्स के काफ़ी ब्लू वाइट बॉयज थे उस समय। तो वो सारी ट्रेनिंग ही अमेरिका में होती है अफसरों की। हाँ, तो इनके हथियार, इनके फाइटर प्लेन्स, ये सब अमेरिकन ओरिएंटेशन है। इनफैक्ट आपके बोलते बोलते याद आया कि चाइना से भी जो अमेरिका के संबंध किसिंजर ने सुधारे, जी, उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल था। बिल्कुल, पाकिस्तान ये बिल्कुल मानता है, आज भी क्रेडिट लेता है। हाँ, पाकिस्तान ने वो ब्रिज बनाया। हाँ, पाकिस्तान ने वो ब्रिज बनाया, लेकिन वहाँ की सोसाइटी को लगता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान क्रिएट किया कम्युनल लाइन पर, उनकी सोसाइटी को लगता है कि ये देखो फिलिस्तीन में जो हो रहा है इसके पीछे ये अमेरिकन्स है, इस्लामिक देशों में जो हो रहा है सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ उसके पीछे अमेरिकन्स है, ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिकन्स हैं। तो जो आपका जिस आइडियोलॉजी पे आपने देश बनाया और जो आप करते हो जियोपॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी में यहाँ पे कंटेस्टेशन है।
तो वो जियो पॉलिटिक्स की जटिलता नहीं समझना चाहते, वो तो नहीं। ये समझ रहे हैं कि जिस सिद्धांतों पर देश बना है उस सिद्धांतों पर आप दोस्ती भी बाहर करें, बिल्कुल और बिल्कुल। एलिट वो कर नहीं सकती पाकिस्तान की। और दूसरा आप ये भी तो करते हो कि इंडिया को भी दिखाते हो, आप अपनी किताबों में पढ़ाते हो। हाँ। मेरा रिसर्च है उनकी टेक्स्ट बुक्स पर, हम्म। और एक बड़ी अच्छी किताब है खुद पाकिस्तानी स्कॉलर के अजीज की, जी, पढ़ी मर्डर मैंने, ऑफ हिस्ट्री। पढ़ी है मैंने। तो आप जब ऐसा इतिहास खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप वो कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे आप मतलब समझा सकते हो? अगर मैं ये पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ कि भाई हिंदू एक प्रॉब्लम है, ये ज्यूज एक प्रॉब्लम है, क्रिश्चियंस एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो बोलते थे अंग्रेज और हिंदू कोलैबोरेटर्स थे इस्लाम के खिलाफ, तभी हमको चाहिए था एक अलग देश। तो मैं ये पढ़ के बड़ा हुआ और आके देखता हूँ कि भाई आप अमेरिका के सपोर्ट फॉरेन सर्विसेज में आ गया मैं। हाँ। तो पहला तो झटका मुझे लगेगा कि अब तक मैं जो पढ़ता आ रहा था, अब मैं अमेरिका से बात करूं, बिल्कुल दोस्त बनाऊं उन्हें। हाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उनकी आर्मी में है। और अगर आप देखें तो एक बार उनके जो एक पोर्ट पे अटैक हुआ, उसमें खुद के आर्मी के लोग जो पुराने रिटायर्ड थे वो रेडिकलाइज होके मिलिटेंट्स का साथ दे रहे थे। एजुकेशन सिस्टम बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक है फिर। देखिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो लोग हैं जो अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जो एलिट्स हैं, अगर आप उनको छोड़ दें, जिसकी एक ठीक ठाक संख्या है पाकिस्तान में, जो कॉमन लोग पढ़ रहे हैं वो तो एक इंटरप्रिटेशन लेके इंडिया का पढ़ रहे हैं ना। जो बड़े हो रहे हैं उनको डी लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसके बिना वो इंडिया के लिए वो पर्सपेक्टिव नहीं बना पाएंगे, या वर्ल्ड के लिए भी पर्सपेक्टिव नहीं बना पाएंगे। और मुझे आपके से बात करते करते याद आया ये भी कि साल भूल गया हूँ मैं, एक आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था जी, इसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, जी। और उसके पीछे भी मेरा ख्याल है टीटीपी का ही नाम लिया गया था। 2014। तो बेसिकली ये एक शायद एजुकेशन सिस्टम से पैदा हुआ कॉन्ट्राडिक्शन भी है, मे बी ये शायद एक कॉन्ट्राडिक्शन इस तरह भी है कि एलीट किसी और तरह सोचता है, आपकी आवाम किसी और तरह सोचती है। ये शायद एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन भी है जिसमें आप मुल्क को इस्लामिक कहते हो, लेकिन आपको जब आप जियो पॉलिटिक्स में जाते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं जो आपके इस इस्लामिक लाइन के बिल्कुल विपरीत है। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन यही है जब आप जो बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली आपने देश एक अलग तर्ज पे बनाया, आपने ओरिएंट कंट्रीज को, अपने कंट्री को, सिटीजन्स को एक अलग वे में किया, लेकिन आप वो कॉन्ट्रडिक्शंस करते हो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लोगों को दिखता है, और फिर इसको रिकंसाइल आप नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। तो अगर आपने तंजीमें बना रखी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, और आप बता रहे हो कि कश्मीर में दिक्कत है, तो भाई कश्मीर में दिक्कत है, तो जब अमेरिकन आए तो अफगानिस्तान के मुसलमान भी तो मर रहे हैं, उनमें भी दिक्कत है। तो ये तमाम चीज़ों को वो समझा नहीं पाते हैं, और इसीलिए वहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एंटी आर्मी है, जो लड़ रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसका बड़ा एग्जाम्पल है। बलोच कभी इनके साथ रहना नहीं चाहते थे, और चाइना में वीगर का मामला भी नोटा। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बलोच नहीं रहना चाहते। अब चाइना का मामला है कि आपने इनकी ज़मीनें ले ली, उसमें सीपैक कर रहे हो, पर उनको इनका शेयर ही देने को तैयार नहीं हो। जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस्लामाबाद जा रहा है, ये बेचारे कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो जो अफगान पाक के बीच में अभी वायलेंस हो रहा है, उससे जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि ईरान की सीमा जुड़ती है जी, अफगानिस्तान से भी, है ना, और पाकिस्तान से भी। और मैं बहुत सारे यूट्यूब ब्लॉगर्स को भी जो फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कि ईरान में भी एक बलूचिस्तान है, जी, जी। और वहाँ भी इसी तरह से उर्दू भाषा बोली जाती है जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। वो भी आपस में भाईचारा महसूस करते हैं। इसी तरह ईरान जो अफगानिस्तान से मिलता जुलता है, एक बड़ी संख्या हजारों की है जो रहती है अफगानिस्तान में, जो शिया हैं। ईरान का क्या रोल है? ईरान किस तरह इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है? वो किसकी तरफ है? ईरान को प्रॉब्लम थी जब वहाँ पे शिया सुन्नी की प्रॉब्लम्स थी, खासकर कि उस समय में जब 9/11 के पहले, जब वहाँ पे लादेन था और वो सुन्नी प्रभुत्व बढ़ रहा था। ईरान को उस समय दिक्कत थी, और ईरान कोऑर्डिनेट भी करता था नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के साथ। लेकिन उनके जाने के बाद, अमेरिकन आने के बाद, ईरान को वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा, ईरान को प्रॉब्लम थी कि ये जो स्मगलिंग के जो रूट्स थे, खासकर कि हीरोइंस और ये जो वहाँ से ओपियम जा रहे थे, वो ईरान के थ्रू सेंट्रल वेस्ट एशिया से यूरोप जा रहे थे, और उसके तहत उनकी काफ़ी पॉपुलेशन उससे प्रभावित हो रही थी। वो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी ईरान को वैसी कोई ख़ास दिक्कत तालिबान के साथ नहीं है।
मतलब हमेशा उनका एक सस्पिशन रहेगा, शिया सुन्नी वो एक प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन उसके बियॉन्ड उनकी प्रॉब्लम्स अभी नहीं है। ईरान के पास अपने खुद के बहुत मसले हैं और जब तक वो उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो उनके पास ना इधर ध्यान देने की क्षमता है और ना वो एक बेकार के मसले में फिलहाल उलझना चाहते हैं। अफगानिस्तान से मिलती हुई सीमा में तुर्कमेनिस्तान की भी देखता हूँ जी उसका कोई किसी तरह का इस पर टेक है? नहीं, बिल्कुल उनका दूर नहीं है, क्योंकि वही मैं जो कह रहा था कि पाकिस्तान को उस तरह से कोई पसंद नहीं करता इधर। जैसे ताजिक्स थे, ताजिक्स इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ताजिक्स पाकिस्तानीज को पसंद नहीं करते हैं। तो उनका एक जो विद इन पाकिस्तान के साथ जो तुर्कमेनिस्तान है, उनकी भी एक कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर है, उनको भी अफगानिस्तान के अंदर है सॉरी, पर उनको भी पाकिस्तान नहीं पसंद है। यूएस की आप बात कर रहे थे, उसने कुछ कोशिश की इसमें करने की? क्योंकि देखिए, मैं पढ़ रहा था बयान, तो जो तालिबान के डिप्टी मिनिस्टर हैं आंतरिक सुरक्षा के, हाँ, मोहम्मद नबी उमरी, उन्होंने ग्वांटानामो बे में दशक भर वो कैद भी रहे, तो काफ़ी संघर्ष में रहे वो। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को ट्रम्प की कठपुतली कहा है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बहुत मामला ख़राब है, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये अमेरिका करवा रहा है पाकिस्तान से। अमेरिका ने कुछ कहा? देखिए, अमेरिका ने कुछ कहा भले ना हो, लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा था कि उनको एक बेस वहाँ पे चाहिए। हाँ, बगराम वापस दे दो। हाँ, वो तालिबान नहीं मानेंगे। मतलब तालिबान लड़के जीत के आए हैं। और दूसरी बात ये है कि अमेरिकन को फिलहाल, मतलब जो उनका पेंटागन है, व्हाइट हाउस का मैं नहीं कह सकता, उनको पता है कि अफगानिस्तान क्या है। क्रेग विटमैन की एक किताब है द अफगान पेपर्स, उसमें लिखा है कि उनको कैसे वो अफगानिस्तान आए और उनका ये मतलब नहीं था, वो टिक गए यहाँ पर, और कैसे उनको कितना सारा नुकसान हुआ। उस पर डेफिनेटली आप एक पॉडकास्ट खुद कर सकते हैं कि क्या क्या उनको झेलना पड़ा। वो वापस नहीं आने वाले वहाँ पे, और वो लैंड उनके लिए है नहीं। दूसरी एक बहुत अहम बात है कि तालिबान जो है, एक तालिबान के जो डिप्लोमैट थे पाकिस्तान में जब 9/11 हुआ, ज़ईफ साहब, उनकी किताब है माई डेज विद तालिबान। उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ISI ने उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। मुशर्रफ साहब ने करवा दिया, ये पूरा उस बुक में है। तो तालिबान को पाकिस्तान का कैरेक्टर पता है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर इतनी पेचीदा है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ रिलेशन हो सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, ट्रेड रिलेशन हो सकता है। हाँ, माल खूब आता जाता है। हाँ, वो इंडिया के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करना चाहेंगे, लेकिन ये मान लेना कि तालिबान उनके कंट्रोल में रहेंगे, वो नहीं होने जा रहा है। जबकि कमाल देखिए, हम जब ये तस्वीरें देख रहे थे 2021 वाली, तो लिटरली हिंदुस्तान में ये बात मानी जा रही थी कि अब अफगानिस्तान में तालिबान लौट आया है तो पाकिस्तान वहाँ भी मजबूत हो गया है, बड़ी तेजी से बढ़ा वो। हाँ। और चाइना का इन्वेस्टमेंट जब हो रहा था तो ये भी माना जा रहा था कि पाकिस्तान इसके जरिए भी मजबूत होगा। लेकिन ये जितनी तेजी से बदला है पूरा सिनेरियो, इसमें अचानक से ये दिखने लगा है कि इंडिया की एक जियोपॉलिटिकल जीत हुई है। मैं अभी कुछ लेख पढ़ रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट में ही पढ़ रहा था और न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि, और पाकिस्तान भी कह रहा है बाय द वे, कि खेल इंडिया रहा है, उधर से इंडिया खेल रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता रहा, जब वहाँ पर जो सरकारें रहीं, घनी साहब की रही हो, या उनको लगता था कि इंडिया हमेशा, वो बोलते थे कि आपने इतने सारे अपने कॉन्सुलेट्स क्यों खोल के रखे हैं, इसका क्या, खास करके बॉर्डर रीजन्स पे क्यों खोल के रखा है। तो देखिए, इंडिया का तो हमेशा एक मतलब प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर है। दूसरी चीज़ हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। इंडिया लार्जेस्ट रीजनल डोनर, 6th लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहा है। पार्लियामेंट हमने बनाई, रोडें बनाई, डैम्स बनाए। तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो तमाम सारी बातें हैं। और इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल सरकार रहे। उसका दूसरा कारण भी है क्योंकि हम सेंट्रल एशिया के अंदर भी अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, और अफगानिस्तान उसके लिए क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। तो इंडिया क्या खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, देखिए स्टेट्स के अपने बहुत सारे वो होते हैं, उसमें क्या है नहीं है वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहना कि इंडिया स्पॉन्सर्ड है, ये थोड़ी नादानी है, क्योंकि
जो भी इस रीजन को समझता है, जो भी तालिबान को समझता है, जो भी तहरीके तालिबान और तालिबान दोनों देवबंदी हैं, दोनों भाई भाई हैं। ये दो भाई पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक उस सरकार से लड़ रहे हैं जो अपने आप को इस्लामिक कहती है उनकी समझ से, पर वो इस्लामिक है नहीं, तो वो वहां पर इस्लाम को अपने तरीके से लाना चाहते हैं। ये उनकी लड़ाई है। अब उसमें कौन खेल रहा है नहीं खेल रहा है वो एक लार्जर क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्राइसिस होगी तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, उसमें कुछ क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, लेकिन आइडियोलॉजिकली इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। और पाकिस्तान जो बताने की कोशिश कर रहा है वो उसका अपना कॉन्ट्रडिक्शन है जो छुपा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक देवबंद की आपने बात की, मुतक्की आए थे, देवबंद गए थे, और शायद वो एक मैसेज देना चाहते हों कि अफगान तालिबान तो देवबंदी मदरसे से निकला ही है जी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे देवबंदी मदरसे हैं, तो जी। एक ब्रदरहुड वाला बिल्कुल मैसेज है। देना चाहते हैं, भाई हाँ, आप हमारे हाँ, भाई हैं, हाँ। तो भले आप पाकिस्तान में हो, देखना भाई हमें। हाँ। क्या ये मदरसों के बीच की भी लड़ाई हो गई होगी? अब पाकिस्तान में गैर देवबंदी मदरसे भी हैं और हाँ, हक्कानी वाले भी हैं और भी हाँ, बहुत तरह के हैं। क्या उसमें भी कुछ देखने को मिल रहा है, हम समझें उससे कुछ? देखिए, अभी अभी इस लेवल पे कहना मुश्किल है, लेकिन ये उनके अपने आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशंस हैं बहुत सारे। फिलहाल वो कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे अभी फिलहाल तो नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी वॉइस अभी नहीं दिख रही है, एक्सेप्ट आप कह सकते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट है, आईसिस है, उसका थोड़ा मोड़ा प्रेजेंस अभी भी अफगानिस्तान के अंदर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोर और लेस उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है हाल फिलहाल। लेकिन अगर आप ये देखें, उनके मदरसेस के बीच में शायद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन एक इशू पर उनको प्रॉब्लम है पाकिस्तानी जो रूलिंग एलिट्स है, कि वो अमेरिका के साथ क्यों जाते हैं, वो पैलेस्टीनियन मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं। और वो एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तानी स्टेट को एड्रेस करना पड़ेगा अगर उसको अपने यहाँ पर पीस और या तो वो अपना पॉलिटिकल लाइन, आइडियोलॉजिकल लाइन चेंज करे, जो बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस रीजन में आईएस का भी उतना प्रभाव है नहीं, लेकिन तालिबान को जो चैलेंज दिखता है नेक्स्ट वो यही है कि आईएस आ सकता है ना। दूसरी बात, वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान आईएस को आश्रय दे सकता है, और अब पाकिस्तान ने ये बात ऑफिशियली जब कह दी है, एक तो वो अब उन्हें तालिबान गवर्नमेंट नहीं कहते, रेजिम कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम रेजिम चेंज भी कर सकते हैं। तो आईएस का इस रीजन में प्रवेश पाना, पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट करना, क्या इस पूरे रीजन को और खतरनाक बैटल ग्राउंड में तब्दील कर देगा? हो सकता है ये, या बस वो चिढ़ाने भर की बात है पाकिस्तान की तरफ से? इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे मुत्तकी साहब जब हिंदुस्तान में थे, उन्होंने बड़ी एक अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एक बोला था, और मेरे ख्याल से वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा प्रभावी स्टेटमेंट था उनका। उन्होंने कहा कि देखिए, अंग्रेज़ों से पूछ लीजिए आप सोवियत से रूस से पूछ लीजिए, आप अमेरिका से पूछ लीजिए आप, और पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ दिनों के बाद आप पाकिस्तान से भी शायद पूछ लेंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने स्टेटमेंट वो बहुत साफ तौर पे पाकिस्तान को बता दिया कि इफ़ यू मेस विद अस देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफी है उसमें आप कन्वेंशनल वॉरफेयर करके एज ले सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। वो एक ऐसा टेरेन है जहां पर प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा चीज़ है, जो अफगान्स हैं ये हार्ड एंड वॉरियर्स टाइप के हैं, ये लगातार लड़ते रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकन जिनके पास तमाम सुविधाएं थी, इंटेलिजेंस सपोर्ट था, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी थी, हमें अमेरिकन के बारे में मतलब किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें करके भी ये अफगान्स वो टायर्ड हो गए, हारे नहीं अमेरिकन, मतलब दैट वाज नॉट अ डिफीट। मैं समझ गया, ये सब बाहरी ताकतें थी। मैं आईएस की जब बात करता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आईएस में जो लोग शामिल होंगे वो कोई बाहर से तो आएंगे नहीं, नहीं आएंगे। वो सीरिया से नहीं आने वाले हैं, है ना, वो इराक से नहीं आएंगे, वो यहीं के लोग होंगे। इनफैक्ट एक दो बम धमाके जो हुए, तालिबान ने उसका इल्जाम आईएस पे लगाया, तो वो तो इसी मिट्टी के लोग होंगे। अगर वो आईएस की सदस्यता लेकर लड़ने चलेंगे तो फिर तो क्या नहीं मुमकिन है, तो जैसे तालिबान आया कभी आईएस भी आ सकता है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर पाकिस्तान के अंदर और टेररिज्म होगा, अफगानिस्तान के अंदर होगा, और फिर एक दूसरी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर शुरू होगा जिसमें तबाहियाँ बहुत होंगी। क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी अगर आईसिस का है तो वो तालिबान को भी पता है,
वो भी ये वॉर लड़के ही यहाँ तक आए हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। आईएस तो और कट्टर है। हाँ, कट्टर है, लेकिन उनको भी सुसाइड बॉम्बिंग पता है, उनको भी टेररिज्म कैसे करना ये पता है, उनको सब पता है। तो ये खेल फिर बहुत गंदा हो जाएगा। अच्छा, टीटीपी और बीएलए का भी कोई गठजोड़ है क्या इसमें, कि बलूच और पख्तून एक होकर लड़ रहे हों? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अभी हाल फिलहाल तो नहीं है। बस बट ये है कि बलोच भी जो उनके लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान चले जाते हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से बलोच को उतना कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब आइडियोलॉजिकल ना सपोर्ट है, ना उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है। रशिया जो रीजन में बड़ा खिलाड़ी रहा है जी, उसका कोई स्टैंड देख रहे हैं? उसका कोई बयान आया है? वो कुछ ठीक है, यूक्रेन में फंसा है, लेकिन फिर भी देखिए, रशिया चाहेगा कि अफगानिस्तान स्टेबल रहे, और रशिया ने तालिबान को ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है। उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ठीक ठाक है। हाँ, बातचीत है। तो वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी तरीके से अनस्टेबिलिटी आए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये रीजन अफगानिस्तान खास करके वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, एनार्की होगी, तो सेंट्रल एशिया को अफेक्ट करेगा, और सेंट्रल एशिया उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर कोई मेजर ट्रबल हो जाए जिससे उनको सेंट्रल एशिया में ट्रबल का सामना करना पड़े। आप कमाल देखिए जियोपॉलिटिक्स का, जिस रशिया के खिलाफ ये खड़े हुए थे आज उनसे दोस्ती है। हाँ, दोस्ती है। और जिस पाकिस्तान ने उन्हें शरण दी, हथियार जो ट्रेनिंग दी, अमेरिका ने, उनसे दुश्मनी है। जी, इस बीच भारत ने किसी हद तक कुछ बदलाव भारत लाया है क्या तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को देखने को लेकर? देखिए, मैं तो बहुत शुरू से बोल रहा था ये बात कि हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। ये अच्छी शुरुआत है। कितने शुरू से? आप क्या 97-98 में भी कह रहे थे बात? 98 में नहीं, लेकिन जब से तालिबान वापस आया अमेरिका के बाद से, क्योंकि उनको वहां पे रहना है। पिछली बार तो बात नहीं कर रहे थे। हाँ, तो ये यहाँ पर जरूरी इसलिए बन जाता है आने का, क्योंकि भारत का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे अफगान्स हैं जो भारत आके पढ़ना चाहते हैं। मेजर आपका एजुकेशन हब है। बहुत सारे अफगान पेशेंट्स हैं जो हिंदुस्तान आकर के अपना इलाज कराना चाहते हैं अभी भी कर तो रहे हैं। तो इसलिए इंडिया को तालिबान के साथ अपने रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। अगर आप देखें तो तालिबान ने भी वापस आने के बाद से लगातार इंडिया को अच्छे ही रिस्पॉन्सेस दिए हैं, मैसेज अच्छे दिए हैं। इंडिया ने वीट भेजा वहां पर उनके आने के बाद, भूकंप आया, राहत सामग्री गई, ठीक उसी वक्त पे पाकिस्तान बम बरसा रहा था और हम राहत भेज रहे थे। जी बिल्कुल। और ठीक है, अगर पाकिस्तान को ट्रबल है तो वो उनका दिक्कत हो सकती है, लेकिन देखिए पाकिस्तान को लगता है कि ये इंडिया उनको अफगानिस्तान के थ्रू घेर लेगा, तो ठीक है, उनका वो एक जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर हमारे संबंध अच्छे हैं अफगानिस्तान से या तालिबान से अच्छे हो रहे, अगर वो हमारी बातें मान रहे हैं, और इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है तालिबान को जो वेस्ट नहीं कर सकता है। इंडिया इन्फ्लुएंस करके तालिबान को मना सकता है कुछ हद तक कि आप वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस आपने वुमेन्स पे लगा रखी हैं उसको ठीक करें। वो इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया के पास अभी तक तो दिखा नहीं। हाँ, भारत की लिबरल फोर्सेस जिस बात पर क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट को, जी, जिसे खुद एक कंजर्वेटिव थॉट की गवर्नमेंट माना जाता है, अब तक तो ऐसा कोई प्रभाव दिखाई दिया नहीं है। टू अर्ली, मीडिया के हिसाब से भी नहीं दिखाई दिया, महिलाओं के हिसाब से भी नहीं, टू अर्ली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कार्ड ये अमेरिकन के पास नहीं है, ये वेस्ट के पास। आपको लग रहा है नई दिल्ली की बात काबुल सुनता होगा इतनी? नहीं, सुनेगा नहीं, मतलब अभी क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, पर ये कार्ड इंडिया के पास, इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंडिया उनको समझा सकता है जो कोई और नहीं समझा सकता है। क्योंकि खास करके जो वेस्ट, ये हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लोबल साउथ, खास करके ये जो तालिबान है, ये वेस्ट की बातें नहीं सुनने वाला है। उस लिहाज से इंडिया उतना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भाई इनको थोड़ा मोड़ा समझा करके कुछ चीजें वहां पर ओपन हो सकती हैं जो पाकिस्तान में नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो एक स्पेस इंडिया अपने लिए बना सकता है। इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा तालिबान के साथ। देखिए, दो आपके पास रास्ते हैं, या तो आप इंगेज ना करें, और इंगेज ना करें तो फिर तो कोई रास्ते खुलते नहीं है। अगर आप इंगेज करेंगे इनके साथ तो वो आपकी बात थोड़ी सुन सकते हैं। व्यापार होता है हमारे बीच बहुत कम। कैसे होता है व्यापार? आपको थर्ड रूट से जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, जैसे कि उनके बहुत सारे आपको अफगान के मेवे, अनार, जी, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। इंडिया से बहुत तमाम तरह की चीज़ें जाती हैं। व्यापार हमारे अच्छे होने चाहिए। ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट है, जो एक खुद भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ से सामान नहीं ले जा सकते, उसको मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा जो जनरल बाजवा कह रहे थे कि
टाइम फॉर जियो इकोनॉमिक्स। अगर पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स करेगा, अपनी ये तमाम चीज़ें छोड़ेगा, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि इंडिया को मार्केट सेंट्रल एशिया का भी चाहिए, सेंट्रल एशिया को इंडिया का मार्केट चाहिए, और ये ट्रांजिट सारे बनते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से। लेकिन जो अफीम की खेती है, जिस वजह से अफगानिस्तान गढ़ बना हुआ है नशीले पदार्थों का, जिसको लेकर बहुत चिंताएं हैं रीजन में, जी भारत को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि तालिबान सरकार तो बहुत चिंतित नहीं दिखती। देखिए, चिंतित तो होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि वो हमारे यहाँ तस्करी रोक लेंगे नहीं नहीं नशीले नहीं पदार्थों की। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं रोक सकते। तस्करी भी होगी, और अगर इंस्टेबिलिटी हुई, अगर आईएसआईएस, तालिबान और ये तमाम इश्यूज हुए, तो उसका असर भारत पे भी होगा। ये कहना कि कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। उसका असर भारत पे भी होगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनसे इंगेजमेंट रखें, हम वहाँ पे अपना प्रेजेंस रखें, और वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और व्यापारिक रास्ते खोलेंगे तो तस्करी तो बढ़ सकती है। देखिए, तस्करी तो व्यापारी रास्ते आप नहीं भी तहरीके खोलेंगे। तालिबान पाकिस्तान जैसा कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर वहां के लोग यहाँ के लोग वहां जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हर अफगान ऐसा ही करेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज की अफगान सरकार ऐसा चाहती होगी, जी, मगर हर किसी पर कंट्रोल करना किसी के बस की कहाँ है? नितिन, आप ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरा काम है। देखिए, अभी तो मैं ये भी पूछूंगा कि डूरन लाइन वाला ये झगड़ा कभी सुलझ पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी टॉक्स तो चल ही रहे हैं। हाँ, देखिए, ये जो है, मतलब इंडिया तो डेफिनेटली हाँ। एक इंटरनेशनल टेररिज्म जो भी है, खास करके फंडामेंटलिज्म वाला, उसके मैप में हमेशा इंडिया रहता है। तो ये कहना कि हम हमेशा सिक्योर है, 100% सिक्योर हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक उनका तमाम सारे इश्यूज हैं इंडिया लेकर के। अगर आप देखें तो वो बोलते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके अलकायदा का भी यहाँ पर उन्होंने भी कोशिश की थी यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए। आईएसआईएस ने भी अपनी कोशिश की इंडिया के अंदर क्रिएट करने के लिए। तो वो मतलब वो प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा रहेंगी। अब इसका दो एक पहलू है। एक है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो अलकायदा वगैरह का जो थोड़ा मोड़ा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पर काफ़ी सारे अभी आप देख, जो हम दिल्ली विस्फोट की चर्चा कर रहे थे, एक बड़े लेवल पे पेनिट्रेशन है उनके ऑर्गेनाइजेशन से जो काफ़ी एक्टिव है। वो उस तरह के चैलेंजेस हमको और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे इतनी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आपको पेनिट्रेट करना है तो वो वाया आईएसआई या पाक आर्मी के थ्रू ही करना पड़ता है। तो अगर हम अफगानिस्तान में खास करके तालिबान के साथ अपना एक इंगेजमेंट रखें, तो हम उन तमाम चीज़ों पे थोड़ी निगाह भी रख सकते हैं। तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। 100% तो हम सिक्योर कभी शायद बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस हम अपने प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान इंडिया के साथ तमाम सारे संबंध अच्छे हो जाएं, जो बहुत मुश्किल दिखता है। तो वो एक इशू डेफिनेटली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में रहेगा, और इसीलिए इंडिया का इंगेज रहना तालिबान के साथ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर कुछ नेगेटिविटी होती भी है, उसे आप तभी रोक सकते हो जब अफगानिस्तान की सरकार से बात तो करो। बिल्कुल, वो आपके लिए करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें वैसे ही बहुत ज़रूरत है। और वो बात मुझे काफ़ी हद तक आपकी ठीक लगी, और लोग कह भी रहे हैं कि अगर आप तालिबान सरकार से संबंध ठीक रखेंगे तो हो सकता है आप वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ की प्रेस के लिए कुछ कर भी पाएँ, क्योंकि दुनिया में उन्हें मान्यता तभी मिलेगी जब वो इस बार थोड़ा ज़्यादा उदार दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तो दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है कि वही पुराने तालिबान हैं या इनमें तब्दीली आई है, जनरेशन बदली है, सोच भी बदली है क्या। आखिर में कुछ जोड़ना चाहें इस पॉडकास्ट के तो प्लीज़। आखिरी में बस इतना ही, सुलझेगा मुद्दा डूरंड वाला जिस पर पॉडकास्ट है? डूरंड मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। उसका स्वाभाविक रीज़न ये है कि आपने एक बिरादरी को दो देशों में बांट रखा है। सुलझ कैसे सकता है? बॉर्डर प्रॉब्लम सुलझते हैं अगर आप बॉर्डर को रिडंडेंट बना दें। रिडंडेंट आप कैसे बना सकते हैं कि वहाँ आना जाना, बॉर्डर ट्रेड, फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ जो फ्लो है लोगों का और फ्लो है जो मटेरियल का, वो आप इजी कर दें, तो बॉर्डर प्रॉब्लम्स नाम मात्र की रहेंगी। बाकी लोगों को लगेगा कि आना जाना तो है ही है। जो इंडिया नेपाल के बीच में मतलब इशू है भी, तो लोग इतना माइंड नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, और ये करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को अपना एम्बिशियस जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उनको तालिबान को इक्वल स्टेटस की तरह देना पड़ेगा,
और ये भूलना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम अफगानिस्तान चलाएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं, वो जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन होते हैं। अगर ये चीज वो भूल जाए तो ये रीजन ठीक हो सकता है। वैसे भी बहुत लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। आप वहाँ सिपाही तो नहीं खड़े कर सकते जी। तो पीपल टू पीपल एक अच्छा कनेक्ट हो तब ये संभव है कि पाकिस्तान के बॉर्डर महफूज रहें। तो हम तो खैर यही उम्मीद करेंगे कि हमारे बॉर्डर ज़्यादा महफूज रहें, किसी और का तो बाद में है। और साथ में ये शुभकामनाएं भी कि अफगानिस्तान फले फूले, क्योंकि अभी हाल में मैं देख रहा था कि आम अफगानी पिस रहा है इसमें। बहुत फल फ्रूट मतलब जो भी सामान ज़्यादा है पाकिस्तान को, जिनमें सेब थे मैं देख रहा था, सड़ गई है फसल, उन्हें फेंकना पड़ रहा है क्योंकि बॉर्डर बंद है। और बॉर्डर के पास वाले जो इलाके हैं वहाँ लगातार बम गिर रहे हैं। अभी पाकिस्तान सोच रहा है ड्रोन से स्ट्राइक कर दे, क्या कर दे। इस बीच वहाँ पे भूकंप आ गया है। तो अफगान लोगों के साथ तो हमारी हमेशा हमदर्दी है और भारत की सरकार अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है उनकी मदद करने की। बाय द वे, बहुत सारे पर्यटक हिंदुस्तान से अफगानिस्तान जाने लगे हैं, घूम रहे हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। कैसे संभव है ये? अभी तो हमने वीज़ा वाला इशू हल नहीं किया, हो क्या रहा है? उन्होंने तो हमें वीज़ा कभी मना नहीं किया, हमारे ही इश्यूज थे और उसके एक जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न था, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालत थी उसमें कोई भी पासपोर्ट कैसे भी आप अक्वायर कर सकते थे। तो एक इंटेलिजेंस के अपने इश्यूज थे, उसको लेकर के मेरे ख्याल से अभी रिजॉल्व हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल रहा है, ये मैं आपको ताज़ा खबर बता सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जिनके की वीज़ा रुके हुए थे उनको वीज़ा शायद इशू हुआ है और वो जल्द हमको वापस यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बढ़िया। तो चीज़ें ठीक हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। तो बढ़िया भाई साहब, अच्छा है। काबुल वाले दिल्ली आए, दिल्ली वाले काबुल जाएं। हमारे पुराने संबंध है अफगानिस्तान से, अच्छी बात है। और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान को संभाल लिया है प्रशासनिक तौर पर काफ़ी हद तक, अब बहुत सेफ है। इनफैक्ट पिछले दिनों सूचना आई कि अफगानी जो है करेंसी वो रुपये से ज़्यादा मजबूत होने लगी है। देखिए क्या रीजन था, क्या स्टेबिलिटी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्य से सुनने के लिए। और अभी अपडेट आएंगे बहुत सारे इस मामले में, क्योंकि अभी बात चल ही रही है, साथ साथ मुक्कालात भी चल रही है। तो देखिए किस तरफ मामला जाता है। हल होना मुश्किल है, डूरन लाइन का हल 100 साल में नहीं हुआ, 100 साल से ज़्यादा हो गए, आगे भी होना मुश्किल तो है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा ज़रूर। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। बहुत दर्द होता है देख के कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो देखते हैं और फिर देख कर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ये वाला काम कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।